गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है वो डिजिटल डिवाइड है, और आज हमारे बीच हमारे साथ नयनिका बनर्जी है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से एलएलएम की है, और अरशे आलम है। अरशे आलम जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डेवलपमेंट स्टडीज एंड लेबर स्टडीज कंप्लीट किए हैं। और मैं हूँ सोहेल अख्तर, जो फिलहाल मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से कर रहा हूँ। हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे निखत हमजा मैम, जो ह्यूमन रिसोर्स है क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी चेन्नई में फिलहाल डायरेक्टर भी हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिजिटल डिवाइड। तो बेसिकली वो डिजिटल डिवाइड का डेफिनेशन मैं पहले बताना चाहूँगा। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड के बारे में हम क्या जानते हैं? डिजिटल डिवाइड इज द डिस्पेरिटी बिटवीन the people who can access to ICT information communication technology and the people who are not able to access ICT information communication and technology. It can be computer, it can be internet, it can be mobile, it can be telephone. तो डिजिटल डिवाइड के काफी फैक्टर्स हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि रिमोट एरियाज में बहुत लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल है, किसी के पास टेलीफोन है। और अर्बन एरियाज में किसी के पास कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, डेटा नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स पे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है स्टूडेंट अभी कोरोना के टाइम पे। जो हमारी गवर्नमेंट है, बहुत यूनिवर्सिटी जैसे डीयू के यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने की बात की थी, तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स इसको फेस कर रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स है जो डिजिटल डिवाइड को कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जेंडर का एक बहुत बड़ा रोल है डिजिटल डिवाइड में। जैसे कुछ एरियाज में है जहाँ पे मेल्स को पहले फोन दिया जाता है और फीमेल्स को एक्सेस करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि फीमेल्स मोबाइल यूज करके क्या करेगी। बहुत बहुत सारे घर में मैं देखा हूँ कि 12th के बाद लड़कियों को फोन दिया जाता है और लड़कों को 6 या 7 में दे दिया जाता है। तो फीमेल्स हैव लेस एक्सेस टू इंटरनेट देन मेल्स। फिजिकल एक्सेस की मैं बात करूंगा, टेली कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो हर इंसान के हर घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन 3G डेटा है या 2G डेटा। जैसे कश्मीर को आप ले लेंगे तो वहाँ पे 4G डेटा नहीं मिल रहे हैं। तो रिलायबल बैंडविड्थ जो होता है वो सफिशिएंट नहीं है हर इलाके में। थैंक यू। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ आईसीटी स्किल्स एंड सपोर्ट। तो बहुत लोगों को क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है, आईसीटी के बारे में आइडिया नहीं होता है, और इंटरनेट एक इतनी इतनी मॉडिफाइड चीजें हैं कि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, या बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। फिर आते हैं एटीट्यूडिनल फैक्टर, जिसमें कल्चरल और बिहेवियरल एटीट्यूड को ले लेंगे। कल्चरल में क्या होता है कि हर जैसे शहरों में देख लेंगे कि हर घरों में इंटरनेट यूज करते हैं लोग, तो एक कल्चर बन चुका है। लेकिन गांव में हर घर में आपको लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं मिलेंगे, वहाँ हार्डली आपको फोन अभी फिलहाल मिल सकता है। तो कल्चर एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। हमारे बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है कि बहुत जब कुछ शहर के मतलब कुछ बंदे जब यूनिवर्सिटी से घर जाते हैं तो घर में वो माहौल नहीं होता पढ़ाई करने के लिए। बहुत लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो अब काम होते हैं। जैसे घर में जब छुट्टियों में जाते हैं तो पापा के बिजनेस होते हैं, कोई वो संभालता है। ऑनलाइन जो होता है वो एनवायरनमेंट नहीं मिलती है। फिर आते हैं हमारे रेलिवेंट कंटेंट पे। तो कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बहुत लोग क्या होता है कि 5 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो देके छोड़ देते हैं क्योंकि बोर हो जाते हैं। तो कंटेंट भी बहुत मैटर करता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या जो चाहिए आप वही देख रहे हैं। ठीक है, क्या वो वीडियो से आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर रही है। उसके बाद आता है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंडियन सोसाइटी में अलग अलग है। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज है, ज्वाइंट फैमिलीज है। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होते हैं गाँव में कि चाचा हैं, पापा हैं, दादाजी भी रहते हैं, सब मतलब मिक्स रहते हैं उसमें। तो उस मतलब माहौल में बहुत लोगों के पास मतलब ऑनलाइन का वो स्ट्रक्चर नहीं रहता है कि हम बैठ के घर के बीच में पढ़ाई कर पाए या कुछ और कर पाए। तो ये सब फैक्टर्स है काफी डिजिटल डिवाइड की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे चैलेंजेस और बैरियर्स पे। तो चैलेंजेस पे क्या है कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है इसका कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनएफिशिएंट इंटरनेट कनेक्शन है। फिर आते हैं हम लैंग्वेज बैरियर पे। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा
रोल प्ले करती है। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कंप्यूटर में जब भी आप देखते हैं तो हिंदी का यूज या जिक्र नहीं होता। बेसिकली हम लोग इंग्लिश में पूरे कंप्यूटर लैपटॉप को चलाते हैं, तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है। बहुत लोग डरते हैं कि क्या इसको मैं क्लिक करूं कि नहीं करूं, फिर फ्रॉड भी बहुत सारे हो जाते हैं इससे। और इंटरनेट का कॉस्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। पहले जैसे अभी फिलहाल जियो 1.5 GB दे रही है, या कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आपको जो आप पैकेज होता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जैसे ऑनलाइन क्लासेस अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 1.5 GB से आप 2 घंटे का क्लास नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है। लिटरेसी रेट और स्किल बैरियर है, इकोनॉमिक बैरियर्स है कि हर घर में उतना पैसा नहीं कि इंटरनेट का भरते रहे। हर घर में सबसे बड़ी बात है ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, कि कनेक्टिविटी का बैरियर है। रिमोट एरियाज में, जो हिली एरियाज में रहते हैं, जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, उसको फुल कनेक्टिविटी 4G नहीं मिलती है। जैसे ऑलरेडी मैंने कश्मीर के बारे में बताया कि वहाँ पे पॉलिटिकल जो भी स्ट्रक्चर है उसमें 2G दिया गया, 4G अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो और एक अभी फिलहाल मैंने एक डेटा पढ़ा था द हिंदू का, उसमें लिखा हुआ था कि रूरल हाउसहोल्ड जो है, रूरल हाउसहोल्ड में कंप्यूटर जो है वो ओनली 4.4% है पूरे इंडिया में। ये नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 का डाटा है। अर्बन हाउस होल्ड में कंप्यूटर्स है 23.4%। तो ये बताइए कि टोटल 57.6% जो है उस, या 76.46% जो है वो अर्बन हाउस होल्ड में कंप्यूटर्स नहीं है। रूरल हाउस होल्ड में जो इंटरनेट है वो ओनली 14.9% है, अकॉर्डिंग टू 100, मतलब एज पर 100%। अर्बन हाउस होल्ड में 42% है। तो 42% के घर में आपका इंटरनेट है और बाकी लोगों के घर में नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स होती है, कितने डिवीजन है नेट को लेके। फिर अभी अर्शे आलम साहब कुछ एग्जांपल के साथ आपको इसको आगे बढ़ाएंगे। Yes, thank you, Swell. Uh, जैसा कि सुहेल ने बताया कि व्हाट इज डिजिटल डिवाइड एंड हाउ व्हाट आर द responsible factors for rising digital divide in India. And I will explain with possible factors which are responsible for digital divide. First is that infrastructure, infrastructural problem. As we know very well that ICT sector needs huge investment in terms of infrastructure, and these infrastructures are mainly concentrated in the urban areas and have not been penetrated into the rural and the far remote areas. As a result, we are facing some problem. The basic important point is that the uh, availability of mobile signals first, and the second is obviously the availability of internet and its speed as well. So infrastructure is also very important factor, and it needs huge amount of what you call fund or investment, which obviously the government or the private players need to take time to deal with this problem. The second problem, as Sohail in brief highlighted, is the language problem. Obviously, we know very well that in India, that the urban literacy, the literacy rate is around above 70%. But still, there is a problem because the definition of what you call literacy itself is becoming very narrowed. So when it comes to the digital what you call divide, then obviously language adds different dimensions. Language because the most of the contents which are available on internet are in English, and we know India is a very diverse country, and here the mostly people speak Hindi and followed by any other regional languages. So this availability of English material on internet or anywhere else creates a digital divide because the people cannot access it, though it is available, but people cannot access to it. And the second and the third problem is the high cost. Yeah, obviously the high cost. Prior to Geo, which launched that the competition in the market, which started providing free data to the consumers.
rate of data was the cost of data was very high, and it was, I remember, around for 1 GB we had to pay around 150 rupees, 200 rupees, so high. But after that competition among these private players, the rate of data, the cost of data came to very low. As a result, all other private players in the telecom sectors had to lower down their their rate. And now we know very well that today we are getting around 5 rupees per day. We are able to get 2 GB data, 1.5 GB data. That is so that is so much achieved right now. But the second but the still problem is that it has not penetrated to the far flung areas, and still it has problem with the internet barrier, like speed. And the second problem, I obviously Suhail highlighted, is that how political institution is also responsible for digital divide. Yes, we can get the example of Kashmir Valley, where in the name of national security, there has been the people have been deprived of digital internet for long, especially when there was lockdown due to this ongoing civil crisis after abrogation of Article 370. They were denied, and for almost for a longer period of 7 to 8 months, they have been and they are still being denied of this internet accessibility. And though it has been achieved, but the speed is very low, so it is creating digital divide right now. And most importantly, that in this period of coronavirus, the lockdown is going on, and all students have gone back to their respective home, and they, as a result, they need more and more to have data, especially high speed data like 3G and 4G, but they are not able to get this this data. And as a result, this is also affecting their study to a great extent. The third problem is that the fourth point is that a skill. Yeah, a skill is very important in terms of this digital literacy, because even if in rural areas the people are literate, they can read and write, but when it comes to the use of mobile phone or internet or computers, they do not know how to use that. They hesitate a lot while using all these things, so it creates the problem. But the most important factor is that about the caste. The caste is very important factor if we see in terms through the lens of digital divide, because we know that the people belonging to the underprivileged caste are being they are socially and economically not so sound, so they face this problem of access to the internet. So the caste is also important factor in digital divide. Now next part will be deal with Nonika. Nonika, we can continue. Thank you, Arshita. Good evening, everyone. So today our topic is on digital divide. तो सबसे पहले मैं इस बात से शुरुआत करूंगी, आज आप लोग इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे हो और हम लोग भी यहाँ पे हैं और आपसे बात कर सकते हैं। ये इंटरनेट जैसे माध्यम से हम कंडक्ट कर रहे हैं एक वेबिनार, इज ऑल्सो वेरी प्रिविलेज थिंग। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ, हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है डिजिटल, हाँ एक्चुअली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है in have and have not, and this have and have not, as Sohail mentioned it before, being privileged and underprivileged. अब privileged लोग कैसे हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमारी तरह? अब कौन लोग अंडर प्रिविलेज हो सकते हैं? अब अंडर प्रिविलेज इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट, व्हाट अर्षा हैज बीन टेलिंग एंड सोहेल हैज बीन डिस्कसिंग, लाइक चलो जेंडर, कास्ट, एनीथिंग जिनको किसी भी रीजन से इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा। सो बिफोर वी गेट इनटू कि हम लोग इसमें डिजिटल डिवाइड में कैसे आए, तो आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस, हम लोग सब 90s के किड्स हैं, राइट? वी आर ऑल इन एन एरा जब हम लोग ने लिटरली स्कूल टाइम से देखा था कि 5th क्लास में हमारे कंप्यूटर
क्लासेस हो रही है जिसमें प्रॉपर कंप्यूटर कभी सिखाए नहीं गए हम लोग को। फिर अचानक से हम लोग कॉलेज के लिए एग्जाम दे रहे थे एमसीक्यू वाले पेपर्स में, जो कंप्यूटराइज टाइप चेक हो रहा था। और अभी हम लोग अगर देखते करंटली 2020 में हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं और ये दे रहे, तो हम लोग ने लिटरली, हमारे जनरेशन ने ग्रो होते हुए देखा है कि हम लोग डिजिटल डिवाइड अपने अपने माध्यम से कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो अब हम लोग को बहुत मोटा मोटी सारे प्रॉब्लम्स पता है, बट वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड दैट गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज ने हमारे लिए क्या क्या किया है एंड व्हाई दिस नीड्स टू बी नोन टू अस, बिकॉज अगर हम लोग को पता नहीं चलेगा तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, हम लोग हाउ वी टेक द राइट अपॉर्चुनिटी। So first I'll discuss the effects and policies about it. Starting with, हमारे गवर्नमेंट ने किसान कॉल सेंटर शुरुआत की थी इन द ईयर 2004. I know that is really hard to believe कि कभी प्रोपोगेंडा नहीं हुआ, but this government has come up with this किसान कॉल center. It has been very effective to certain places, but not much of an effect because usually किसान लोग अभी जैसे ये प्रॉब्लम नहीं आया था ये कोविड-19 का, एवरीवन वाज कंफर्टेबल ऑफ नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड बिना टेक्नोलॉजी के भी काम हो रहा था। तो जब से ये शुरुआत हो रही है, लॉट ऑफ पीपल आर स्टेइंग एट होम एंड मेकिंग यूज ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स। Second, I would like to include the Lifeline India. This was introduced November 2006. It is a very kind of charitable organization that is there to develop, to promote all these farmers. And Bhumi project is also which was brought up by Karnataka state, and ये इस project ने काफी अच्छा response किया था. Similarly, there are Gyandoot project and TDIL, the Department of Technology Development of Indian Languages, and हमारे government काफी ऐसे चीजें लेकर आई है in terms of technology development and to boost it, but none of us is able to utilize all these problems. All these solutions what have been provided, and I feel abhi wo kehte hain na, hit the iron when it is hot. So right now at this situation we all need to come up and be aware about what actual digital divide is, because हम लोग अगर अपने आप में नहीं सीखेंगे तो हम लोग global digital divide में पहुंच सकते हैं. So this is what I was thinking, and the next person can go on. So I'm going to talk about the solution कि जो बच्चे रिमोट एरियाज में हैं वो कैसे एक्सेस करें, या कैसे, मतलब देखिए डिजिटल डिवाइड को समझना होगा कि हमारे ये जो अभी जो यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री है. डिजिटलाइजेशन कैन ओनली बी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, इट कैन नॉट बी द मेन स्ट्रीम मेथड एक्चुअली. तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है, तो ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो बात की बात है. जैसे कि इंस्टेड ऑफ, अभी एक RA के रुंगटा जी हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स के खिलाफ मतलब बोले थे कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव एक्ट है क्योंकि ये विजुअली चैलेंज या विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं सोचे थे. और हकीकत बात है क्योंकि सरकार कह रही है कि आपको मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आपको किसी को चाहिए लिखने के लिए, तो फिर उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है. तो ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला गया था. और जो सॉल्यूशन है वो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में हैं उसको नोट्स या पीडीएफ भेजा जाए ईमेल के थ्रू या मूडल पे अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो है वो बहुत ही हेक्टिक है. आप एक आदमी के पास उतना डेटा है नहीं कि पूरा मतलब दिन जो है वो क्लासेस करते रहे, और वो भी घर पे बैठ के. और वो देखिए सबसे पहली बात तो हमें यूनिवर्सिटी का मतलब समझना होगा. यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसा कभी नहीं था कि आप 4 दीवारी के अंदर बैठ के पढ़ाई करें. यूनिवर्सिटी का मतलब है कि आप बहुत कुछ सीखें, बातें करें, पॉल्यूशन ऑफ माइंड हो, आप आपका जो नॉलेज है वो शेयर करें, फिर दूसरों का नॉलेज अपने आप ले, आइडिया शेयर करें. तो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी आप अगर विश्व भारती का एग्जाम्पल देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो नॉलेज है वो नेचर के साथ हमें एक साथ मतलब मिलाना है, नेचर के साथ हमें पढ़ना है, क्योंकि किसकी कला कहाँ पे उभरती है हमें कुछ नहीं पता है. तो और दूसरा जैसे एक है लाइब्रेरी जो है उसको एक्सेसिबल कर देना चाहिए. डिजिटल लाइब्रेरीज हमारे इंडिया में बहुत कम है, तो हर लाइब्रेरी में डिजिटलाइजेशन का एक प्रोसेस हो, कंप्यूटर्स हो, ताकि एक फॉर एग्जांपल अगर मैं मणिपुर का बात कहूँगा तो मणिपुर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक लाइब्रेरी दिया जाए और बच्चों को वहाँ पे कंडक्ट कराया जाए एग्जाम या जो भी है, ताकि ऑनलाइन
क्योंकि एक बच्चे के पास उस मोबाइल में उतना डेटा है नहीं और उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, स्पीड नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स को सिर्फ मतलब जो ई लाइब्रेरी का जो आइडिया है उसको और आगे बढ़ाया जाए। हमें बुक सजेस्ट किया जाए कि भाई क्या पढ़ना है घर पे बैठ के, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड सेंडिंग giving online exams, we are having various alternatives. And now Nikhat ma'am is going to talk about some more solutions. Thank you ma'am for joining us. मैम ऑडियो म्यूट है आपका। Thank you so much for inviting me. All the speakers were very good. See, जितना solution की बात है, see ICT nowadays university and colleges, I mean it's a part of education and it is compulsory also in one way. But whatever the solution you gave, Sohail, I mean this is policy decisions, and yeah, you have all the rights to write to the UGC about I mean they have one separate portal for this. You can give your suggestion to the UGC, and if they can think over it and process it, so you all can do that. Second, because see now there is so much social distancing and everything, there is no other alternative for the online exams. Yes, as you correctly said that going to the university and studying is something different, and conducting online exams is different, but everybody is helpless at this moment. So that is another factor. And see ICT का जैसे there are constraints, I mean constraints हर जगह होते हैं, हर चीज पे होते हैं, but see we all are using WhatsApp, Facebook, and we cannot deny it. Either it is privileged or unprivileged. बहुत टाइम आप देखेंगे कि unprivileged लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं than privileged. It is just about knowing what you should use on the internet. तो वो एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आई मीन देयर में भी कंस्ट्रेंट्स, जैसे आपने जेंडर कंस्ट्रेंट्स बताया, जैसे आपने सिटी वाइज कंस्ट्रेंट बताया है, लेकिन आप देखिए इफ वी कैन यूज व्हाट्सएप, इफ वी कैन यूज फेसबुक, दैट मींस वी आर नोन टू द इंटरनेट. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या कंटेंट देखना है, दैट अवेयरनेस वी नीड टू स्प्रेड. Ma'am, also, can I say something in between? Yeah. Hello. Yeah. Ma'am, actually considering. Hello, ma'am. Ma'am, actually, I agree with you. Also, considering the right now situation of COVID, ma'am, I feel a lot of problem will be faced by the migrant workers, जो अभी cities छोड़ के घर गए. And I think this is the right time the digital divide can play. Digital technology can play a very important role. So हमको कहीं ना कहीं सोनू सूद बनना पड़ेगा to do something great for the people and right now teach, because मैम ये policies तो बन चुके हैं जिनको बनाना था government. अब तो मैम all we can do is get into the policy and find out the loophole, or मैम we can just work out our basis of that, whatever what you think. वही बोल रही हूँ नवनीका कि आप यूजीसी में आप लिख सकते हो, आप सजेशंस भेज सकते हो, आप उनकी पोर्टल चेक करिए. आई फॉरगॉट द ईमेल एड्रेस, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू दैट. वहां पे है, यू कैन पुट अप योर सजेशन, यू कैन आस्क योर प्रोफेसर्स टू डू दैट. वैसे ऐसा नहीं कि बच्चों के सजेशंस लेते नहीं है. जब भी वो पॉलिसीज रिफाइन करते हैं, दे इंक्लूड इनफैक्ट वो हम लोगों को हर जब भी पॉलिसीज रिफाइन होती है तो हम लोगों के पास वो आता है. If we have inputs, you can ask your professors also. They must be getting that. If you give your input, and if it is okay and feasible for them to incorporate, they do that. और जहाँ तक migrant worker की सवाल है, I mean, see, workers तो we cannot help them out because they have moved out of the company. Workers का अब जो city में जाएंगे या जो state में जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे, they will have to search the job and work there. So online, so we cannot help it out. Only education is the
field where आप online you can do lot of things. मैम देखिए, मैं एक चीज मतलब कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम मतलब जो होता है उससे ये नहीं कि मतलब वो अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन जो मैंने अभी यूनिवर्सिटी का जो डेफिनेशन बताया या जो आइडिया है यूनिवर्सिटी का, वो कभी ऐसा नहीं था कि आपकी जो कला है वो एग्जाम से निकले। हो सकता है कि आपका जो आर्ट है वो कहीं और इस्तेमाल मतलब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अपना जो एक्सपोजर है उसी लिए यूनिवर्सिटी बनी गई थी। अब हाँ, मतलब आप लेकिन अपन जी जी बोलिए। इसमें देखो पेरेंट्स का भी ना, सोयल पेरेंट्स का इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि जी जी पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा भी, मैंने तो आजकल ये देखा है कि वो पेरेंट्स केजी और नर्सरी के बच्चों के लिए भी फैकल्टीज को फोर्स करते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस सी हम और क्योंकि स्कूल को अपना चलाना है, उसको भी अपनी फैकल्टीज को पे करना है। जब फैकल्टीज जब पेरेंट्स से ये प्रेशर आता है तो वो बेचारे मजबूर रहते हैं। अब आप देखिए, अगर आप केजी टू 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे देखें, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं है। वो बच्चे बेचारे घर में भी पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें ना पेरेंट्स को भी समझना होता है। और ये बात तो फैक्ट है कि हम जब तक स्कूल और कॉलेजेस नहीं जाते हैं, जब तक हम वो चीज हमको नहीं मिलती जो हमको मिलना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो उसमें तो हमको एडजस्ट करने के सिवा और कोई रास्ता है नहीं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उस जमाने में भी इंटरनेट नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, उस जमाने में लोग पीएचडी करते थे, तो लोग वो टाइप राइटर से निकाल के फिर पढ़ाई करते थे। तो ऐसे मतलब कुछ तो अल्टरनेट सोचना होगा, क्योंकि अगर एक भी अगर विजुअली इम्पेयर्ड अगर एग्जाम नहीं दे पा रहा तो ये पूरा अनडेमोक्रेटिक है, अगर आप देखेंगे तो। विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह के लिए भी आई एम डैम श्योर दे विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस या स्कूल हो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या नहीं कहा, सुनाई नहीं दे रहा। Excuse me. Your voice is breaking. Hello, am I audible now? Yes. Now you are audible. Am I audible now? Yeah. So, ma'am, मैं ये भी सोच रही थी कि since we are talking about digital divide, it is very important कि आजकल computers and technology knowledge बच्चों को first second class से शुरू हो जानी चाहिए, because ma'am फिर the divide will increase more and more. अभी अगर बच्चे they do not get well equipped with the computers, PGA मैम जैसे वो कंपनी है which is run by ELMR, उन्होंने अपना स्कूल चल रहा है, उनका स्कूल चल रहा है and everything is managed with computers. बच्चों को अभी से ही instead of handwriting they are being taught कि कीबोर्ड में कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैम आजकल के सेंचुरी जहाँ हम लोग 2025 में अभी कहा टैक्सीज, उड़ने वाली टैक्सीज के बारे में सोच रहे हैं एंड ऑल दीज डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो मैम बहुत जरूरी होता है कि छोटे बच्चों को भी आजकल कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो भी इन अ राइट वे। बिकॉज मैम बीइंग कमिंग फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड आई आल्सो हैव एन आइडिया कि जो नॉलेज बढ़ रहा है क्राइम्स भी उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड दिस इज द रीजन बाय क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूट इनकम और वेल्थ है हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया का, जितना जैसे जो रिच है उनको ज्यादा नॉलेज है कंप्यूटर्स वगैरह की, तो वो लोग मिसयूज कर सकते हैं। जो लोग अंडर प्रिविलेज है वो लोग अंडर प्रिविलेज ही रह जाते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टू। तो अगर स्कूल लेवल पे फर्स्ट क्लास के लेवल पे अगर बच्चों को नॉर्मल करा दिया जाता है कि कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी ऐसे, तो उनको राइट वे से राइट मेथड से यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जैसे अभी बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई एम प्रीटी श्योर टिकटॉक या कुछ वीडियोस से ही शुरू करते हैं, फोन मैनेज करना शुरू करते हैं एंड देन दे गो टू टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। सो क्या हम अगर राइट वे से ले इस टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए तो हमारे लिए भी काफी इम्प्रूवमेंट होगा। Actually, first thing Nivedita, ये जो आप regarding we should start at the early age, it is already there. Yes, ma'am. अगर आप गुजरात एजुकेशन में जाएंगे, आई एम फ्रॉम गुजरात सो आई नो गुजरात एजुकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग स्टूडेंट्स आर टॉट कंप्यूटर्स। या ऐसा नहीं है उनको आईटी कंप्यूटर सिखाते, उनको गुरु स्कूल्स में भी उनको गुरुकुल स्टाइल में सिखाते हैं। देयर आर स्कूल्स कमिंग अप लाइक दिस।
So there are multiple schools in Gujarat like this. और कुछ schools तो ऐसी है जो पूरी IT है, मतलब from the first standard the students are using tabs. तो जहाँ तक एजुकेशन इंडस्ट्रीज का सवाल है, सी लाइक आई कैन सी द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द फैकल्टी. हम उनको अच्छे से सिखा सकते हैं कि what should technology and how not to misuse the technology. But see, lot of things depends on your cultural background also. तो अगर जब तक वो हैबिट्स इनकनक्लेट घर से नहीं होती है, sometimes it becomes very difficult for the students to understand all those things. Hello. Yes, ma'am, you can hear. Hello. So I think not. So there are schools coming up. Those who are who have taken these initiatives to start this start the use of ICT Yes. and laptops and tabs. Yes, ma'am, I get it. Even I Ma'am, think देखिए, I'm sure महाराष्ट्र वगैरह में भी होगी ये. मैम डिजिटल डिवाइड पे वेबिनार करवाना ही एक आयरनी है. देखो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हर बार वेबिनार्स में सी आई एम हैंडलिंग ट्रेनिंग. मैं जब भी फैकल्टीज को बोलती थी ट्रेनिंग्स के लिए, तो फैकल्टीज वेर ऑलवेज बिजी. This has given me a very good opportunity where now every in a week 2-3 times we have that opportunity to train our faculties, and since it is from the home they can easily peacefully attend the trainings. So इसके advantage भी है. I mean anything if you are using properly there is an advantage. मैम जैसे अभी मैंने कहा कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है. अगर मान लीजिए एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो एक साथ जूम पे आके फिर मतलब सबकी नेटवर्क सेम नहीं रहती कि मैम पढ़ा रही है या टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे फिर सवाल कर रहे हैं, तो उसमें बहुत हेक्टिक होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है. तो इसीलिए मैंने सॉल्यूशन पे ये कहा था कि टीचर्स स्टूडेंट्स को मेल करके अपने मूडल्स पे मतलब नोट भेज दें या पीडीएफ में कुछ मेल कर दें या आर्टिकल भेज दें या बुक की जो एक्सेप्ट है वो भेजते हैं, तो उससे बहुत आसानी रहती है. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बस सिलेबस खत्म करने के लिए बस ऑनलाइन क्लास ले लें. नहीं, मैं वही बोल रही सोहेल, उसमें दिक्कत ये भी है ना कि पेरेंट्स के कंसर्न्स बहुत है. पेरेंट्स ही चाहते हैं कि बच्चे ऑनलाइन ही पढ़े. तो अगर फैकल्टीज अगर ये आपका जो सिस्टम है अगर फैकल्टीज वो इम्प्लीमेंट करती है देन स्कूल विल फेस द प्रॉब्लम. So everybody has to understand. Parents have to understand, students have to understand, teachers have to understand. मैम और एक मेरा सजेशन था कि अगर टीचर अगर YouTube में वीडियो डाल के अपलोड करे या व्हाट्सएप पे भेज दें सारे स्टूडेंट्स को, तो उसमें क्या क्लियरिटी बहुत ज्यादा होती है. फिर जो इसका जो सवाल होते हैं वो फिर आप उसको मैसेज या मेल करके आप भेज सकते हैं, क्योंकि जूम पे क्लास करना या गूगल मीट पे क्लास करना बहुत हेक्टिक है. मैं ऑलरेडी मतलब ये सबके साथ हो रहा है ये चीजें, तो YouTube पे करने से बहुत आसानी हो जाएगी. I do agree with you सोहेल, बट दिक्कत मैं आपको बोल रही हूँ ना, दिक्कत यही होती है. जैसे अभी मेरी डॉटर 12th में है, तो I am absolutely fine if she is using iTutor, she is using Byju's, she is using YouTube. I am absolutely okay, but that depends on the parents to parents. अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको ऑनलाइन, आपने जो कहा कि सब 60 बच्चे एक साथ. Somebody has asked that who do not have online classes, what shall we do? I mean, sorry, who do not have devices, how they will take the online classes. So for that, I have already told that university should make their own centers at a particular place so that students can access through the internet or a computer. So it will be the responsibility of the district magistrate and the university so that every student can get access. So that was my suggestion. No, Sohail, this is already there. Okay. Many universities are having their own setup. Even if you come to my university, I have my own setup of ICT. Okay, ma'am. So many universities have started this setup. मतलब ये तो देखिए मेनी यूनिवर्सिटीज आर हैविंग सेटअप, जैसे टीस है तो टीस का सेटअप तो ऐसा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में भी है,
तो वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर बाई चांस वहाँ 4G ना हो? तो मतलब हमें सबके लिए सोचना है। तो इसका सॉल्यूशन तो जैसे देखो, जब आईसीटी का अगर सेटअप होता है तो फैकल्टीज कंपल्सरी वॉट एवर दे टीच दे हैव टू record, make a video and upload in the website. So the students can access the videos from the website anytime. Whenever they want, they can access it. That facility is available, and the university have started, and it is one of the compulsion from the UGC also, that whatever the faculties are teaching in the classroom, it should be uploaded in the website in the form of video. That's the reason there is an ICT setup in the university. जैसे अगर आप बैजू वगैरह को देखो, जैसे बैजू के लेक्चर्स रिकॉर्डेड है पर लेसन्स पर चैप्टर्स, same way universities are instructed to do that. So can we end here now? Sure. Okay. So thank you so much for joining us. We are very much grateful to you that ma'am is going to tell. Thank you, Sohail. Okay, thank you, Nayanika. Thank you, Arshay bhai. And thank you others who have joined and listened us. Thank you. Thank you so much. Participants are requested to give their feedback, please.